बच्चों, आज यहाँ पे केमिस्ट्री के ग्रुप 16 एलिमेंट्स में हम इनके रासायनिक गुणों की बात करेंगे। इससे पहले मैंने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक एंड आयनिक साइज और ऑक्सीडेशन स्टेट्स और एलोट्रॉपी, कैटिनेशन, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर वगैरह की बात करी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं समूह 16 के तत्वों के रासायनिक गुण। ठीक है, तो पहला रासायनिक गुण है कि ये अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, और हाइड्राइड में भी किस प्रकार का हाइड्राइड बनाएंगे? H2M। तो M आप समूह 16 के जो भी तत्व हैं ग्रुप में उनको ले लीजिए। ठीक है ना, सल्फर से ले ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक। ठीक है ना, और H2 यानी हाइड्राइड्स बनाएगा। ठीक है, H के साथ। अब आपको पता है क्योंकि इनके लास्ट में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो ये 2 हाइड्रोजन को बाइंड करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन एक और अन्य हाइड्राइड बनाता है जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी मैंने 11 में आपको पढ़ाया था H2O2। ठीक है, भारी जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो बाकी इसके हाइड्राइड्स के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे H2O, H2S, H2SE। ठीक है, तो इस तरह के हाइड्राइडों का क्या करता है? निर्माण करता है। चलिए इन हाइड्राइडों के थोड़ा लक्षण जान लेते हैं। लक्षण में हम यहाँ पे H2O का ही मैंने, आप इससे बेस्ट नोन हो तो मैंने इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है। तो जो भी हाइड्राइड्स होते हैं इनकी संरचना होती है कोणीय, आप एंगुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें sp3 ये हाइब्रिडाइज्ड, इनका जो सेंट्रल एटम होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है ना, तो आपको जैसे पता है यहाँ पे इस पे बता देती हूँ मैं। ठीक है, देखो ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? ये आपको दिख रहा है इस तरह से एंगुलर। ठीक है, ये भी ना भी दिखे तो आप इसको अगर इस तरह से बाइंड कर लेते हैं तो ये देखो एंगुलर बन रहा है। ठीक है ना, हो गया। और यहाँ पे इस पे क्या होते हैं? 2 जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से, तो अब आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। ऑक्सीजन जो परमाणु होता है वो क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप 1s2 2s2 2p क्या लिखते हो? 2 और 2 4 और 4 8 लिख दिया है ना, तो 2p4 होता है। अब ये अपने 2s और 2p ऑर्बिटलों का क्या करता है? उपयोग करता है संकरण के लिए। और संकरण में आपको पता है कि उतनी ही समान ऊर्जा के क्या बनते हैं? नए ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है ना, तो जिससे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp3। अब मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि पिछली क्लासेस में पूरा हो चुका है ये। ठीक है ना, तो अब देखो इसका जो कोण है यहाँ पे, ये होना तो कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चूंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, आप बोल सकते हो श्रिंक हो जाता है ये कोण। ठीक है, तो 109 से घटकर कितना आ जाता है? 104 डिग्री और 5 मिनट का हो जाता है। ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का यहाँ पे देखो जो ये वाले बॉन्ड है, इन बॉन्डों को आप क्या बोलोगे? आप बोल सकते हो इनमें कि हाइड्रोजन क्या कर, ऑक्सीजन क्या कर रहा है यहाँ पे? ये हाइड्रोजन के साथ मिलके सहसंयोजी, आप बोलो, सहसंयोजी नहीं बोल रहे हो तो ऐसे बोल सकते हो कि क्या कर रहा है? अपने ये वाले आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो ऑक्सीजन के ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, एक इस पे यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। बाकी के जो नॉन बॉन्डेड हो गए उनको आप क्या बोल सकते हो? जैसे जो जिनको मैं क्या कर रही हूँ, जो मतलब बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो वो इधर साइड में लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से जो H2O अणु होता है उसमें ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के 2 एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन एकल इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 ये क्या है? बंद युग्म है। ठीक है, हो गया। अब आपको पता है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है कि जो एकल युग्म बंद होता है, एकल युग्म बोल लो, जैसे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इस तरह से एकल युग्म और बंद युग्म। ठीक है, प्रतिकर्षण जो होता है वो बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इसका मैंने ये आपको पहले भी बताया था। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे याद दिला देती हूँ। हम ऐसे करते थे, लोन पेयर। ठीक है, प्रतिकर्षण इस सबसे ज़्यादा क्या होता है?
प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर में आपस में, ठीक है। अगर यहाँ पे ये है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। हो गया। इसके बाद अब ये हो गया, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा क्या होते हैं, कम प्रतिकर्षित होते हैं एक दूसरे से। इसके अलावा जो बॉन्ड पेयर हैं, जैसे मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये क्या होते हैं, सबसे कम प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी हैं, ठीक है ना। यानी बॉन्ड पेयर लोन पेयर, है ना। तो आप बोल सकते हो कि चूंकि क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु में एक युग्म बंध यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर है प्रतिकर्षण, और एक बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है। और आपको पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला जो प्रतिकर्षण है वो क्या है, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण से अधिक है। इसलिए क्या होगा, H2O अणु में जो ये वाला देखो HOH बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला 109 डिग्री से घट के क्या हो जाएगा, 104 डिग्री 5 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, ये क्या है, ये प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा है और ये वाला क्या है, प्रतिकर्षण कम है, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ खिसक के ऐसे आ जाएंगे इधर को, ये यहाँ खिसक जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरह से आपस में क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। ये इधर से क्लोज आ जाएगा, ये इधर से क्लोज आ जाएगा। तो एंगल तो होना 109 डिग्री 28 मिनट का चाहिए था। अब क्योंकि ये इधर से क्लोज आया है, ये हाइड्रोजन इधर से क्लोज आया है, तो अब ये क्या हो गया, 104 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है ना। हो गया। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्या है इसमें, ये हो गया, ये सब कर लेना आप, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं, ये तो संरचना की बात थी हाइड्राइडों की, ठीक है। अब अम्लीय प्रकृति क्या होती है इन हाइड्राइडों की, तो जो समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइड होते हैं वो क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं नेचर के, ठीक है ना। और क्या करते हैं, ये जो डाइप्रोटिक एसिड होते हैं उनकी तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रखा है इसने, H2S का किसके साथ, ऑक्सीजन सल्फर, है ना। तो यहाँ पे इसको ले लेना, ये क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ घोल दिया अगर हमने, यानी इसका जलीय विलयन बना दिया, तो इस प्रकार से जो ऊपर वाला है आयनीकृत हो जा रहा है। H3O पॉजिटिव आप ओ पे लगाना, ठीक है ना। कि अब यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा वो हो जाता है तो प्लस नीचे ही आ जाता है वो, ठीक है। तो H3O पॉजिटिव और किसमें, HS नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है। फिर वापस ये HS नेगेटिव, क्योंकि जलीय विलयन है, H2O से क्रिया करके वापस क्या बना देते हैं, H3O पॉजिटिव और S2 नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है ना। हो गया। तो इस तरह से इनका आयनीकरण का भी बता दिया। अब इनकी अम्लीय शक्ति की बात करें कि कौन ज़्यादा मतलब क्या है, एसिडिक है, तो जब हम क्या करते हैं, यहाँ H2O देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और H2O पोलोनियम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनके हाइड्रेट्स के अम्लीय नेचर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, इनकी अम्लीय शक्ति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। हो गया। जल सबसे कम अम्लीय होता है, इसी कारण तो हम इसे पी पाते हैं, ठीक है ना। तो जल क्या है, आपको पता है कि अम्लीय नहीं है वो, ना अम्लीय है ना क्षारीय है, वो उदासीन है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में साइज डिपेंड ऑन साइज है, डिपेंड ऑन देयर साइज। तो ऑक्सीजन का साइज, सल्फर का साइज, सेलेनियम का साइज, टेल्यूरियम का साइज, पोलोनियम का साइज, ठीक है। जिसका जितना बड़ा साइज हो उतना ज़्यादा यहाँ पे एसिडिक हो रहा है, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। हो गया। अब ये भी आपको पता है कि जल सबसे कम अम्लीय है, यहाँ पे मतलब ऐसा दिखा रहा है, वैसे तो आपको पता है कि वो उदासीन है। तो ये क्या करेगा, क्षारों के साथ, जैसे आपको पता है H2O का हम इसके साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करा दें, यानी यहाँ पे हम इसे अम्ल मान लें और इसे क्या करते हैं, क्योंकि दोनों की तरह एक्ट करता है वाटर, है ना, उदासीन है। तो अम्ल और क्षार के अगर हम रिएक्शन करा दें तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे NaCl लगाना, हाँ ऐसे ध्यान रखा करो, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाओगे, NaCl लगाओगे, ठीक है। किसी क्षार के साथ रिएक्शन कराएं, यानी पानी को नमक में घोल दें, तो क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल जाएगा, ठीक है ना। हो गया। और इस तरह से HCl बाहर हो जाएगा। तो ये जो मिला है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये असल में क्या है, एक लवण है, ठीक है। तो इसी तरह से और भी क्या करते हैं, खाली स्लाइड होगी इसमें, और भी क्या करते हैं, जैसे मैं H2S ले लेती हूँ, X एज अ एसिड, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी NaOH के साथ क्या करवा रही हूँ, यहाँ पे NaOH मैंने एज अ क्षार ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करा, रिएक्शन करवाई, तो क्या बनाएगा, ये सोडियम ये ऐसे आ जाएगा, बाई ये आ जाएगा और S सल्फाइड ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये H2O इस तुम ऐसे कर लो, किसके साथ, इसके साथ बाइंड हो जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाई सल्फाइड,
ठीक है। तो ये क्या है, लवण है, ठीक है। जैसे वहाँ वाटर ने क्या बनाया था, NaOH बनाया था, है ना, नमक के साथ मिलके। तो यहाँ ऐसे क्या किया, ऐसी H2S ने, अम्ल ने इस बेस NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का लवण बना दिया। हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें कैरेक्टर, अब चायक गुण की बात कर रहे हैं। तो वाटर के अतिरिक्त यानी जो H2O है, ठीक है, यानी जो हाइड्राइड है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड यानी वाटर है, इसके अलावा समूह के सभी तत्व क्या करते हैं, अपचायकों की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। और H2S से, यानी यहाँ पे H2O को तो हम छोड़ देंगे, तो H2S से जो यहाँ टेल्यूरियम का हाइड्राइड है, इसकी ओर जाने पर क्या होती है, अपचायक शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो जितना अम्लीय होता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, अपचायक होता है, ठीक है ना। तो ये भी पहले बात हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इनका, वाष्पशीलता का है, ठीक है ना। तो वाष्पशीलता में देखो क्या कह रहा है, क्योंकि देखो आपको पता है यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, ये जो डैश बॉन्ड आपको दिख रहा है, आप इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो, ठीक है। तो क्या करता है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। तो जिस कारण से क्या होता है, जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, काफ़ी उच्च हो जाता है ना। तो इस कारण जो जल की वाष्पशीलता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्वथनांक जितना उच्च होगा वाष्पशीलता उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसके अलावा ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम की बात करें तो उनमें क्या है, कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो इस कारण वो क्या नहीं करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए मतलब लुभाएगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डैश बॉन्ड, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, वो क्रिएट हो जाएगा। जबकि समूह के जो अन्य तत्व होंगे, जैसे सल्फर से लेके पोलोनियम या टेल्यूरियम तक आप बोल लो, उनमें क्या होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिस कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। हो गया। अब क्योंकि ये क्या होता है, जो वो है ऑक्सीजन है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसकी वाष्पशीलता भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। और आपको मैंने बताया था कि बाकी के ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं, तो उनकी वाष्पशीलता क्या होती है, अधिक होती है। और दे कैन क्रिएट हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये हाइड्राइड्स तो हो गया ख़त्म। अब सेकंड है, सेकंड इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि जो समूह 16 के तत्व हैं वो क्या बनाते हैं, हैलाइड्स का भी निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब किस किस तरह के हैलाइड्स ये बनाते हैं, मतलब जब क्या होगा, समूह 16 के तत्व यानी आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ले लो, ये क्या करेंगे, हेलोजेंस के साथ, हेलोजेंस को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स का मान FCl Br I कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एस्टाटाइन। तो इनके साथ क्या करेंगे, मिलके कुछ नए यौगिकों का निर्माण करेंगे, और उन यौगिकों को क्या बोलेंगे हम, इन तत्वों के, इन सभी तत्वों के हैलाइड्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, चलो कौन कौन से हैलाइड्स बना रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या बना रहा है, फ्लोराइड्स भी बना रहा है, क्लोराइड्स भी बना रहा है, और ब्रोमाइड्स भी बना रहा है। ऐसी सल्फर भी है, ऐसी सिलीनियम, टेल्यूरियम। और पोलोनियम क्या करता है, क्योंकि पोलोनियम का साइज़ बहुत बड़ा है, तो फ्लोराइड यानी जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाता अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ठीक है, स्मॉल साइज़ है ना इसको, और इसका बहुत बड़ा साइज़ है, इसका छोटा साइज़ है, तो इन दोनों के बीच बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो फ्लोराइड्स नहीं बनेंगे, क्लोराइड्स बन जाएगा, ब्रोमाइड्स बन जाएगा, क्योंकि क्या करता है, जो सेम होता है वो सेम को सूट करता है, ठीक है ना। हो गया। तो जो बड़े साइज़ का है वो बड़े साइज़ के साथ क्या कर सकता है, मिलके अपने यौगिकों का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ अपने यौगिक बनाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, हम फ्लोराइड्स कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है, तो उसको क्या लिखा जाता है, वैसे तो लिखा क्या जाना चाहिए था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, डिफरेंस देख लो। हाँ देखो यहाँ पे क्या हमने लिखा है क्लोराइड्स में, क्योंकि ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जूम कर लेती हूँ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, बाद में लिखते हैं, सब जगह देखो, है ना। अब जो भी जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसको हम बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन फ्लोराइड के केस में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है पूरी आवर्त सारणी में। ऑक्सीजन मैंने कहा सेकंड नंबर पे आता है, तो फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो कायदे से तो इसे F2O बनाना चाहिए था, लेकिन ये क्या बनाता है? ओ सॉरी, क्या बनाता है? OF2, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको क्या लिखा जाता है? बाद में लिखा जाता है, तो OF2 बनाएगा, जैसे यहाँ पे बना रखा है। ठीक है ना, हो गया। तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीजन। फ्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, तो डाई फ्लोराइड। ठीक है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मतलब अंडरस्टूड है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो नेगेटिव होता है आयंस, तो फ्लोराइड का आयन नेगेटिव होगा तो उसके पीछे आइड जोड़ देते हैं हम, तो फ्लोराइड हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा चलिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा इसके साइजेस जो सॉरी स्ट्रक्चर्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, सल्फ़र क्या करता है? 4 प्रकार के हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, इसमें से मैंने 2 ही प्रकार के यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैं वो उन्हीं को लेके यहाँ पे चल रही हूँ। ठीक है, तो वैसे 4 प्रकार के हाइड्राइड बनाता है सल्फ़र। ठीक है ना, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, टेट्राहेलाइड और हेक्साहेलाइड। ठीक है ना, तो मोनोहेलाइड यानी S2X2। ठीक है, देखो हेलोजन भी कितने हैं? 2 हैं, ये भी 2 हैं। ठीक है, तो आप इनको क्रॉस भी कर सकते हैं कि हाँ 1 है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी क्या हो जाएगा? जब मैं डाई हेलाइड की बात करूँगी तो कोई सल्फ़र तो हो जाएगा एक, और कोई भी हेलोजन आप ले लो उसके कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, आप ले लो, फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया आपने, इस तरह से। ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद टेट्रा हेलाइड में क्या हो जाएगा? SX4। ठीक है, SX4 गाड़ी। ठीक है, तो X क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, Cl हो जाएगा। साइज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो S तो रहेगा। सल्फर के हम फ्लोराइड्स की बात, सल्फर के हेलाइड्स की बात कर रहे हैं हम, सॉरी। तो जब हम सल्फर के फ्लोराइड के साथ करवाएंगे तो सल्फर के फ्लोराइड यानी सल्फर टेट्रा फ्लोराइड, जब सल्फर के हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो सल्फर टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सल्फर हेक्साक्लोराइड भी बनाता है, यानी सल्फर तो एक होगा और हेलोजन एटम्स कितने होंगे? 6। ठीक है, और ये एक ही एटम इसके साथ रिएक्शन करता है या मिलके यौगिक बनाता है, उसे कहते हैं हम क्या? SF6, यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है ना, हो गया। जिनमें से मैंने 2 के स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। देखो ज्योमेट्री दे रखी है और शेप बता रखा है कि कैसा होता है। ठीक है, तो देखो SF4 जो मैंने अभी बोला था सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सल्फर जो बीच का ये ले लिया सल्फर, वो क्या है? यहाँ पे sp3d2 संकरित है। ठीक है ना, तो इस कारण इसकी देखो सल्फर का एक है, मतलब सॉरी सल्फर का क्या बोलते हैं इसको? S ऑर्बिटल का 1 है, p ऑर्बिटल के मैंने कितने ले रखे हैं? 3, और d ऑर्बिटल के कितने ले रखे हैं? 2, यानी टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो जहाँ क्या होती है? नंबर ऑफ एटम 6 है। देखो फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 3, फ्लोरीन 4, 5, 6, नंबर ऑफ एटम 6। तो जहाँ 6 होती है नंबर ऑफ एटम्स, वहाँ कौन सा स्ट्रक्चर आता है? ऑक्टाहेड्रल, यानी 8 फलक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक। ठीक है, 1 फलक, 5 फलक, 6 फलक, और इस तरह से तुम इसको ऐसे भी जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा? 7 और 8 फलक हो जाएंगे। ठीक है ना, हो गया। तो ये हो गया। इसके अलावा इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दिया और इसकी ज्योमेट्री और शेप भी बता दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेप भी वही रहेगा जो ज्योमेट्री रहेगी। ठीक है ना, अब इसके अलावा जब SF4 की बात करूँ मैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले ऑक्सीडेशन नंबर भी बताया था, हाँ, कि 2, 4 और 6 सारे प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसका मतलब 6 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसका मतलब सल्फर 4 पे भी क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इसे 5 ही फ्लोरीन मिले, तो इसने पांचों के साथ रिएक्शन कर ली, और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? इसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री से डिफरेंट हो जाएगा। तो ज्योमेट्री इसकी यहाँ पे क्योंकि क्या है? sp3d संकरण है। ठीक है, यानी 1s3p एंड 1d, तो इसका मतलब 5। ठीक है, जहाँ 5 होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो संकरण होगा वो sp3d हो जाएगा, और जो संरचना होगी वो क्या हो जाएगी?
ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल या त्रिकोणीय द्विपिरामिड आप बोल सकते हो। और जो शेप होगा वो क्या हो जाएगा, सीसॉ शेप हो जाएगा, ठीक है ना, ये ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर मैंने इतना छोटा ही बनाया है, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी और रह गई हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारा एक साथ बना दूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता है और ज़्यादा भी हो जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए।